नमस्कार। हम बात कर रहे थे प्राकल्पना की, हाइपोथेसिस की। हमने प्राकल्पना के अर्थ और परिभाषाओं को जाना, एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताओं को जाना और उसके बाद प्राकल्पना के प्रमुख प्रकारों को जाना। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्राकल्पना के क्या सोर्सेज हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। हम प्राकल्पना के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्राकल्पना किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सों से ली जाती है। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। लुंडबर्ग का मत है कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। गुडे एवं हट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। हम यहाँ प्राकल्पना के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करेंगे और हम बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम लेते हैं सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। ये सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। यहाँ हम इन तीनों पक्षों का उल्लेख करेंगे। पहला, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की संस्कृति पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित तथा हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास, स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों में निर्मित प्राकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिया जाए तो संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक परिस्थिति निम्न होती है। स्पष्ट है
कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा दूसरा, लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों आदि के द्वारा होती है। क्योंकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा तीसरा, सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती हैं। भारत में ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटते तथा जाति प्रथा का विघटन होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होती जाएगी। प्रजातंत्रीय मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता भी भावना में वृद्धि होती जाएगी। अब हम दूसरे स्रोत की बात करते हैं, तो वह है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। अगला है सादृश्यताएं। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई। लुई पाश्चर के चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। इसके अलावा अगला है व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभव का भी परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना तथा माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, उसी के आधार पर वह विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। इसके अलावा आता है अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। अंतःप्रज्ञा का तात्पर्य यही है
कि व्यक्ति के अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, उसके आधार पर भी वह प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है। यही उसकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर ही दिए जाते हैं। इसके अलावा है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर ही प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। लुनबर्ग की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार प्राकल्पना के निर्माण के अनेक स्रोत हो सकते हैं, जिनका हमने बारी बारी से अध्ययन किया। धन्यवाद।